एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 का, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। और यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर का, यानी जो 25 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सेम इसी तरीके से 3 लेखकों के नाम दिए होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला जो दिया है मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा नाम दिया गया है महादेवी वर्मा जी। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और संबंधित लेखक की, यानी जिसका आप जीवन परिचय लिखेंगे उसी लेखक की 2 रचनाओं का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आप सभी के लिए उपलब्ध कराता रहूंगा, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है मुंशी प्रेमचंद, और क्या हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। और आप ध्यान दीजिएगा कि आपको रेड पेन से कहीं पर भी हेडिंग नहीं डालना है, ना ही अपनी कॉपी पर रेड पेन से लिखना है। यहां पर मैंने लिख रखा है, आपको यह सब ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। तो क्या हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी जिले के लमही ग्राम में। किस गांव में हुआ था? लमही नामक ग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का क्या नाम था? अजायब राय, और माता जी का क्या नाम था? आनंदी देवी था। और प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। मुंशी प्रेमचंद जी जब उर्दू में कहानियां लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन जब इन्होंने हिंदी में कहानियों का लिखना प्रारंभ किया तब इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखना शुरू कर दिया। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अध्ययन क्रम जारी रखा। इनका जो है जीवन संघर्षमय रहा। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने जीवन में बड़ा परिश्रम किया और अपना अध्ययन क्रम जारी रखा। प्रेमचंद जी कुछ समय शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद से भी त्यागपत्र दे दिया। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1936 ईस्वी में हो गई। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। और अब आपको इनका जीवन परिचय लिखने के बाद आपको किस तरीके से लिखना है इनकी रचनाओं के नाम, तो आपको मैं 2 रचनाओं के नाम बता दूं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। गोदान और गबन। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, और ये उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना है और इनकी रचनाओं का नाम भी लिख देना है। आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 25 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर का और यहां पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, कबीर, रैदास और रहीम। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं का नाम भी लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कबीर दास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में आप कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में कबीर दास जी का जीवन परिचय। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है कबीर दास, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, आपको कहीं पर भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय और क्या हो जाएगा जीवन परिचय, प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। कब? सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। और इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया। कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। वह जो विधवा ब्राह्मणी थी वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई और वहां से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति का नाम क्या था? नीरू और नीमा। उन्होंने इस शिशु को उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। इस शिशु का लालन पालन अपने पुत्र के समान किया और यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही शिशु जब बड़ा हो गया, ये बच्चा जब बड़ा हो गया तो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कबीर दास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। लोई नाम की स्त्री से कबीर दास जी का विवाह हुआ और इनकी संतानें कितनी थी? 2 संतानें थी। पुत्र का नाम क्या था? कमाल और पुत्री का नाम क्या था? कमाली। तो यहां पर आप आगे क्या लिखेंगे जीवन परिचय में कि कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीर दास जी ने किसको अपना गुरु बनाया? रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास जी का अधिकांश जीवन कहां बीता? काशी में बीता। और ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने तो स्याही को और कागज को हाथ से छुआ तक नहीं है और ना ही मैंने कलम को पकड़ा है, परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। परंतु कबीर दास जी का ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से भी अत्यधिक महान था। कबीर दास जी अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। कहते हैं कि कबीर दास जी किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानते थे और वे उस अंधविश्वास को जो समाज में उस समय फैले हुए थे उनको नष्ट करना चाहते थे, अर्थात उनका अस्तित्व मिटाना चाहते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, वह अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए। वह अंतिम समय कहां चले गए? काशी को छोड़ करके कहां चले गए? मगहर चले गए। कहते हैं कि उस समय एक अंधविश्वास था कि जिस किसी की मृत्यु काशी में होगी वह सीधा स्वर्ग को जाएगा और जिसकी मृत्यु मगहर में होगी वह मृत्यु के बाद नरक को जाएगा। इसलिए कबीर दास जी ने सोचा कि इस अंधविश्वास का मुझे खंडन करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने अंतिम समय में वो मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में
कब? सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। और मृत्यु कब हो गई? सन 1518 ईस्वी में हो गई। और जितना रेड पेन से यहां पर आप देख रहे हैं, यह सभी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो कबीरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं बीजक, जिसके भाग कौन कौन से हैं? साखी, शबद और रमैनी। तो कुछ इस तरीके से आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है और अपनी परीक्षा में भी लिख देना है, और साथ ही इनकी रचनाओं का नाम भी लिख देना है। प्रश्न संख्या 26 जो कि इस प्रकार से है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक ना आया हो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसलिए आपको कितने? 2 श्लोक याद होने चाहिए। और यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 26 इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और श्लोक क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं, यतो यथा समीह से ततो ना भयम कुरु सन्ना ना प्रजा भयो भयम ना पशुभ्यः। यतो यथा समीह से ततो ना भयम कुरु सन्ना ना प्रजा भयो अभयम ना पशुभ्यः। तो बिल्कुल आसान सा श्लोक है, आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है 27 नंबर का कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत के। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है और 4 नंबर पक्के कर लेना है। तो यहां आप देख सकते हैं, यह प्रश्न जो पूछा गया है कितने नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप किस तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे? 27 नंबर का बा वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, रामा क्रोधे कीदृशः आसीत। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर आपको 27 बा इस तरीके से हेडिंग डाल देना है और उत्तर क्या हो जाएगा? रामा क्रोधे कालाग्नि सादृशः आसीत। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? यहां पर आप देख सकते हैं 27 का जो दा वाला प्रश्न पूछा गया है, स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत। क्या हो जाएगा उत्तर? स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत। प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां पर यह प्रश्न जो आएगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और यहां पर 4 विकल्प यहां पर दिए रहेंगे। 2 मुहावरे होंगे और लोकोक्तियां भी होंगी। आपको किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं आपको बताऊंगा अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या है और वाक्य प्रयोग आपको कैसे करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 28 आ। प्रश्न उत्तर नंबर 28 का आ, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि नष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि नष्ट होना। और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि परीक्षा भवन में घुसते ही मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप इस तरीके से कि जब मैं परीक्षा भवन में घुसा तब मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, अर्थात मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। प्रश्न संख्या 29 इस तरीके का पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां देख सकते हैं 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और जिसके लिए आपको यहां से कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। यानी प्रत्येक वाक्य 2 अंक का है। आपको 2 ही वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है और यहां पर लिखा हुआ है कि वह खेत में खेल रहे हैं।
तो आप इन दोनों वाक्यों का मान लीजिए ये दोनों वाक्य आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, तो इनका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? वह विद्यालय जाता है और वह खेत में खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 29 का आ वाला वाक्य, वह विद्यालय जाता है। तो इसका जो है संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। और जो दूसरा वाक्य है, वह खेत में खेल रहे हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? ते क्षेत्रे क्रीडन्ति, ते क्षेत्रे क्रीडन्ति। कुछ इस तरीके से आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न संख्या 30 के अंतर्गत पूछा जाएगा, प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रधानाचार्य को आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। यहां पर यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को आप कैसे लिखेंगे। बिल्कुल शानदार तरीका है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यह प्रार्थना पत्र आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 30। यदि प्रश्नोत्तर नंबर 30 का आप उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 30 हो जाएगा। अथवा में जो पूछा गया था प्रश्न, यदि आप उसका उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 30 का अथवा हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, महाराज सिंह इंटर कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो आपके कॉलेज का जो भी नाम हो, आप अपने कॉलेज का नाम, अपने जिले का नाम डाल सकते हैं। यहां पर मैंने उदाहरण के रूप में लिख रखा है, महाराज सिंह इंटर कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। और आगे आपको क्या ध्यान देना है, इस तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से यहां आप देख रहे हैं। आपको इस साइड में नहीं लिखना है, कॉपी के इस साइड में लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूं। तो आकस्मिक अवकाश का जो है प्रार्थना पत्र आप इस तरीके से लिखेंगे प्रधानाचार्य को। और आकस्मिक अवकाश हेतु जो आप छुट्टी लेंगे, हो सकता है आपके घर में अति आवश्यक कार्य हो, तो आप उस कार्य को भी सूचित करके प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं छुट्टी के लिए। और यहां पर आगे आपको क्या लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का, अतः आपसे निवेदन क्या है कि मुझे 2 दिन का, उदाहरण के लिए 5 व 6 जनवरी 2022 का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, महाराज सिंह इंटर कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आप यहां पर अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में क्या हूं, असमर्थ हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 5 व 6 जनवरी 2022 का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो डेट देख रहे हैं, यह उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है। आप जिस दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, आपको वही डेट यहाँ पर डालनी होगी। और आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिनांक डाल देना है। और इस साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका जो भी नाम होगा, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है मोहित कुमार, कक्षा 9A। आपका जो नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रधानाचार्य को आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए।
तो मैंने आप सभी को वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस मॉडल पेपर के या इसी तरह का जो पेपर आपसे पूछा जाएगा, इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो आपको मैंने जानकारी दे दी है, आप प्रत्येक वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और आप कमेंट करते रहिएगा और इसी तरीके से आप अपनी बेहतर पढ़ाई को करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर करते रहिएगा। जय हिंद।